पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परागण के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परागण के माध्यम कौन कौन से हैं जिसके द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहला माध्यम देखते हैं वायु। तो जब वायु के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचेंगे तब क्या कहलाएगा? ये वायु परागण कहलाएगा, जिसका उदाहरण है धान और गेहूं। क्या है? धान व गेहूं, इन दोनों में क्या पाया जाता है? वायु परागण पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला परागण देखते हैं जल। तो कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनमें कीट का पहुंचना संभव नहीं होता है, तो उनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। तो जब जल के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचता है या फिर परागण के मतलब जल के द्वारा परागण की क्रिया कराई जाती है, तब इसे हम क्या कहेंगे? जल परागण कहेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण है वेलिसनेरिया। क्या है? वेलिसनेरिया। ठीक, फिर आता है कीट परागण। तो कीट परागण को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कीट परागण को जान लीजिए। तो जब कीटों के द्वारा परागण की क्रिया कराई जाती है तब इसे कीट परागण कहते हैं। लगभग फसलों में 80% कितना? 80% परागण की क्रिया कीटों के द्वारा कराई जाती है, और इनमें कीट व फसल दोनों के नाम लिखना है। ठीक है, कीटों के द्वारा कराई जाती कितने प्रतिशत? 80%, जिनमें प्रमुख कीटें कौन कौन सी हैं? प्रमुख कीटों के नाम लिख लीजिएगा, जैसे कि भौरे, फिर आता है तितली हो गया, और मधुमक्खी। ये सब क्या है? कीटें। और फसलों के नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सब्जी में लिख लेना, टमाटर हो गया, आम हो गया। इन सब में क्या आता है? कीट परागण होता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि परागकण और बीजांड, जैसे कि फल बनते हैं, परागण की क्रिया होती है, इसको भी जान लिए। तो इन दो चीजों के मिलने के कारण ये सारी चीजें होती हैं, तो उनको देखना है किसको? परागकण और बीजांड के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। ठीक है, ये हमारा बीजांड का चित्र है, इसे आपने 11वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला भाग जहां से यह बीजांड किससे जुड़ा होता है? पुष्प के डंठलनुमा संरचना से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, फिर यही फ्यूनिकल बीजांड के अंदर जिस स्थान तक घुसा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और हाइलम के जस्ट नीचे एक अध्यावरणी स्तर पाया जाता है जो इसे ढका रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चलेजा कहते हैं। और इसके अंदर ये चलेजा जैसे ही ढका है उसे किस स्थान पर ये खुला रहता है? मतलब ढकने के बाद जिस स्थान पर ये खुला रहता है, पूरी तरह बंद नहीं रहता, तो खुले हुए स्थान को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी माइक्रोपाइल के द्वारा ही बीजांड मतलब परागकण अंदर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके अंदर एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंटीपोडस। फिर इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस है। मतलब देखो, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब कि जहां दो केंद्रक दिख रहे हैं, एक और एक, मतलब द्विगुणित केंद्रक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एक न्यूक्लियस ऊपर की ओर होता है। ठीक है, फिर इसमें देख रहे हैं कि साइनरीज लिखा है। साइनरीज का कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ 3 सहायक कोशिकाएं हैं। साइनरीज यहाँ पर लगातार 3 कोशिकाएं हैं, जिनमें से पहले और तीसरी कोशिकाएं सहायक होती हैं और बीच वाली एग होती है। मतलब ये एक अंड होता है। ठीक है, जिसको मैंने एग ले लिया है। समझ में आया? ये द्वितीयक मतलब ये द्विगुणित केंद्रक जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। साइनरीज में आगे और पीछे कोशिकाएं सहायक हैं और बीच वाली क्या रहती हैं? अंड रहती हैं। उसके बाद जहाँ न्यूक्लियस लिखा है तो ये न्यूक्लियस बाद में नष्ट हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के अंदर 6 सहायक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक क्या रहता है? केवल अंड रहता है और एक
द्विगुणित केंद्रक रहता है, ठीक है। तो जिनमें से ये बचता है और ये वाला बचता है, बाकी 5 कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये बीजांड की संरचना कंप्लीट होती है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। बीजांड जिस डंठलनुमा संरचना से जुड़ा होता है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल बीजांड के अंदर जिस स्थान पर घुसा रहता है उसे हाइलम कहते हैं, जिसके नीचे एक अर्धावर्ण स्तर पाई जाती है जिसे चैलेजा कहते हैं, और चैलेजा जिस स्थान पर खुला रहता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके अंदर एक कोशिकीय स्तर होती है जिसे हम एंटीपोडल्स कहते हैं, जो इसे पोषक प्रदान करता है, ठीक है। फिर इसके अंदर द्विगुणित केंद्रक होती है जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, एक अगुणित केंद्रक होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और नीचे व ऊपर ये भी साइनरीज और ये भी साइनरीज कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और साइनरीज में पहली और तीसरी कोशिकाएं सहायक होती है, बीच वाली क्या होती हैं, अंड होती हैं, जिसे एक कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार बीजांड की संरचना संपन्न होती है। बीजांड की संरचना पढ़ने के बाद हम परागकण की संरचना को देखते हैं। तो ये क्या है, परागकण की संरचना। तो इसमें इसके 2 लेयर होते हैं, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, जिसका कहने का मतलब होता है बाह्य चोल और अंतःचोल। तो परागकण की बाह्य चोल पेप्टोसेल्यूलोज की बनी होती है और अंतःचोल किसकी बनी होती है, स्पेरोपोलिनिन की बनी होती है। तो पेप्टोसेल्यूलोज लास्ट तक बना रहता है, लेकिन स्पेरोपोलिनिन जो लास्ट में जैसे जैसे परागकण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से जब ये परागकण विकसित हो जाते हैं, जिसमें पाए जाते हैं 2 युग्मक, और दोनों युग्मक जैसे ही विकसित होते हैं स्पेरोपोलिनिन की सतह फटने लगती है, ठीक है। मान लो ये सतह धीरे धीरे फटने लगती है, तब ये परागकण निकल के कहां चले जाते हैं, बाहरी सतह पर घूमते रहते हैं, ठीक है। अब मान लो इसे बाहर जाना है, तब इसमें पाए जाते हैं, याद रखना कि एक बीजपत्री में केवल एक ही छिद्र होते हैं। किसमें, एक बीजपत्री में कितने छिद्र होते हैं, एक ही छिद्र होते हैं। और द्विबीजपत्री में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। कितने, 2 छिद्र पाए जाते हैं। इसमें लिखना 3 छिद्र ना, द्विबीजपत्री में 3 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और एक बीजपत्री में केवल एक ही छिद्र पाए जाते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं, परागकण की संरचना 2 स्तर से मिलकर बनी होती है। बाह्य चोल पेप्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता। क्या नहीं होता, जैविक अपघटन नहीं होता। फिर आता है अंतःस्तर, मतलब अंतःचोल किसका बना होता है, स्पेरोपोलिनिन की, जिसका जैविक अपघटन होता है, जिसके अंदर एक कोशिकीय स्तर से घिरे हुए क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस दोनों क्या है, परागकण है समझो, और यही युग्मक है इसके किसके, परागकण के। याद होगा कि बीजांड में 2 युग्मक बचते हैं, एक अगुणित और एक द्विगुणित। तो ये दोनों निकलकर उससे निषेचित करते हैं, यानी निषेचन की क्रिया करने के बाद फल और बीज का निर्माण करते हैं। अब एक चीज और समझना कि पेप्टोसेल्यूलोज का जैविक अपघटन इसलिए नहीं होता, मान लो यह पेप्टोसेल्यूलोज का जैविक अपघटन हो जाता है, तो जब परागकण जल में तैरते हैं, जलीय परागकण जब होता है तब जल में तैरते हैं, तो जल जब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो युग्मक खत्म हो जाएंगे। अगर ये नष्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ये नष्ट होता है तो परागकण के युग्मक खराब हो जाएंगे, इसलिए इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। और एक बीजपत्री में केवल एक छिद्र पाए जाते हैं, और द्विबीजपत्री में कितने, 3 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो आज हम क्या क्या पढ़े, माध्यम पढ़ लिए, बीजांड पढ़ लिए, परागकण पढ़ लिए। अब हम आगे देखेंगे कि पुष्प के अंदर ये परागकण जाते कैसे हैं और बीजांड की क्या भूमिका होती है। इसे हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे।